थेरी आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अभी अपनी अवधारणा विश्लेषण सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा यह हमारा इस सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। इसमें हम अभी इक्वेलिटी या समानता को आज पढ़ने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर अनिल यशवंत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा मैं, और आप यहाँ पे मेरे बारे में पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। चलिए देखते हैं समानता का क्या अर्थ है। हम अभी सब जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जो बातें वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगी और मेंस के लिए भी। समानता एक ऐसी अवधारणा है, अगर आपको इस पर प्रत्यक्ष रूप से सवाल नहीं भी आए तो भी प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा में आपको बहुत जगह पर, और मुख्य खास तौर से मुख्य परीक्षा में तो आपको यह अवधारणा बहुत काम आने वाली है। जीएस पेपर 1 हो या ऐसे हो, जीएस के चतिये 3 4 भी पेपर इथिक्स सहित, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेस के आपके ऑप्शनल पेपर है तो उसमें भी आपको बहुत काम आने वाली यह चीज़ है। सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह, कितने सब्जेक्ट्स के नाम ले। समानता बहुत बड़ी अवधारणा है और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, और जिस पर बहुत ज़्यादा संघर्ष होता रहा है ऐसी यहाँ अवधारणा है और इसीलिए महत्वपूर्ण है। सभी हमारी जो जद्दोजहद अभी चालू है वह सब समानता की स्थापना के लिए चालू है। क्या ऐसे प्रयास राज्य द्वारा किए जाने चाहिए? क्या समाज समतावादी हो या स्वतंत्रतावादी हो? यहाँ बहुत ही बड़ा बहस का मुद्दा है। यह सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी। चाहे आप निबंध लिख रहे हो, चाहे आप कंपलसरी पेपर के लिए भी निबंध लिख रहे हो, वहाँ पे भी आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ अवधारणा है। तो देखते हैं समानता का अर्थ क्या है। समानता का अर्थ है, अलग अलग लोगों द्वारा इसका अलग अलग अर्थ लगाया गया है। तो देखते हैं, चिरसम्मत, क्लासिकल या समकालीन, कंटेम्पररी उदारवादी इसके बारे में क्या कहते हैं, उदारवादी क्या कहते हैं और मार्क्सवादी क्या कहते हैं, और दोनों का सम्मिश्रण करने वाले क्या कहते हैं। ये अलग अलग अर्थ समानता का अलग अलग लोग निकालते हैं। देखिए, चिरसम्मत या फिर क्लासिकल उदारवादी ऐसे उदारवादी है जो शुरुआत के समय में जिन्होंने उदारवाद का विकास किया है, और उसके बाद समकालीन का मतलब होता है आज की तारीख में जो उदारवादी है वह क्या कहते हैं। वह केवल स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, वह समानता को महत्व नहीं देते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और महत्व ही नहीं देते, वह समानता स्थापित करने के किसी भी प्रयासों के लिए का पूरे जोर से विरोध भी करते हैं। जी हाँ, विरोध करते हैं। आज जो हमारे यहाँ पे कंटेम्पररी लिबरलिज्म है वह समानता का विरोधी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में या सोशोलॉजी में समानता का अध्ययन करते हैं तब आपको थियोरेटिकल भी पढ़ाई करनी पड़ती है, और तब आप यहाँ वहाँ पे इस अवधारणा का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ख्याल में रखना ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में, कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो समानता का सिद्धांत के आधार पर विरोध करते हैं और व्यवहार में भी विरोध करते हैं। आधुनिक या सकारात्मक उदारवादी क्या कहते हैं? आधुनिक और सकारात्मक उदारवादियों का विचार सबसे पुरजोर तरीके से हमें हेराल्ड लास्की के विचारों में मिलता है, और हमारे एग्जामिनेशन में जो सवाल आ रहे हैं वह लास्की के विचारों से ही आ रहे हैं, समानता के या स्वतंत्रता के अधिकार पर। और यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे संविधान में जो प्रतिबिंब दिखता है इन विचारों के संदर्भ में, इन अधिकारों के संदर्भ में, हमारी व्यवस्था का जो उद्देश्य है उद्देश्य पत्रिका में, वह लास्की के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। देखते हैं कि लास्की ने क्या कहा है। लास्की कहता है कि समानता का अर्थ सभी को अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार विकास के समुचित अवसर प्रदान करना है। समानता का अर्थ क्या है? सभी को अपनी योग्यता के अनुसार तथा शक्ति के अनुसार विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना। उसने अवसर की समानता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। और उसके बाद वह कहता है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, वह कहता है कि समानता की स्थापना के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। अगर यह 3 बातें हैं समाज में तो वहाँ पे हम समानता है ऐसा कह सकते हैं। वह कौन सी है 3 बातें? पहली बात,
वहाँ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होनी चाहिए, कोई भी वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सबके लिए उन्नति के समान अवसर होने चाहिए, अवसर की समानता। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले होनी चाहिए। मतलब इतने संसाधन तो हर एक के पास होने चाहिए कि वह अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा कर सके, जैसे कि शिक्षा हो गया, जैसे स्वास्थ्य हो गया, आवास की ज़रूरत है, भोजन है, वस्त्र है। यह जो हमारी बेसिक नीड्स है उसकी पूर्ति के लिए तो सभी के पास संसाधन होने ही चाहिए। समाज की रचना ऐसी नहीं होनी चाहिए संपत्ति के संदर्भ में कि किसी के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है और किसी के पास कुछ भी नहीं। अगर ऐसा है तो समाज में समानता का स्तर बहुत ऊंचा है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, क्या समानता का सिद्धांत, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या समानता का सिद्धांत पूर्ण समानता की मांग करता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण समानता की मांग अगर समानता का सिद्धांत करता है तो वह सच्ची समानता नहीं हो सकती। और इसीलिए हम देखते हैं कि समानता का सिद्धांत पूर्ण समानता की मांग नहीं करता है। वह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित या परंपरागत विषमताओं में भेद करता है और केवल मानव निर्मित विषमताओं का विरोध करता है। देखिए, मानव निर्मित विषमताओं का मतलब क्या होता है? तो वह विषमताएं होती है जो समाज व्यवस्था की उपज है, ऐसी विषमताएं जो समाज व्यवस्था की उपज है, जो अनुचित है, उचित नहीं है, तार्किक नहीं है। स्त्री पुरुष में अगर हम भेद करें तो वह प्राकृतिक नहीं है, वह अनुचित भेद है। ठीक है। और उसके बाद जिनको सामाजिक कार्यवाही द्वारा दूर किया जा सकता है, जिन विषमताओं को हम सामाजिक कार्यवाही के द्वारा दूर कर सकते हैं, ऐसी सभी विषमताओं का समानता का सिद्धांत विरोध करता है। और अधिक आपका अर्थ समझ में समानता का अर्थ आपको और अधिक समझ में आएगा जब हम उससे संबंधित कुछ मुद्दों को पढ़ते हैं। यह मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कीवर्ड्स आप ध्यान में रखिए। देखिए, समानता का मतलब सभी के साथ समान वर्तन नहीं है, तो समानता का मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट में भी 14 वर्षों के नीचे के बच्चों के लिए अलग से क्रिकेट होता है, 19 अंडर 19 होता है और उसके बाद का होता है। तो ये एज ग्रुप के अनुसार क्या किया है, उन्हें उनके समान स्तर स्थापित किए हैं और उनके मैचेस होते रहते हैं। इसी तरह यह है समानता का सिद्धांत, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अगर आप 50 किलो के किसी पहलवान को अगर 100 किलो के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ाएंगे तो यह तो पहले से ही तय हो जाता है कि वह 100 किलो वाला जीत जाएगा, संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी, 99%। और उसके बाद है विकास के लिए समान अवसर। अवसर की समानता के सिद्धांत में बहुत ज़्यादा महत्व है। सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष आचरण होना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व होना चाहिए। अगर हमने स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा था कि अगर हम व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे तो उसके लिए स्वतंत्रता या समानता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हम स्त्रियों को या फिर शूद्रों अतिशूद्रों को अधिकार जब नहीं देने नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं लोग, तब वह वास्तव में वह मानव है, उनकी गरिमा है, यही वो नकार रहे होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को समान महत्व देना चाहिए, समानता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकताओं की सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। और समानता केवल आनुपातिक हो सकती है। समानता एक सकारात्मक अवधारणा है, सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है और समानता का अर्थ अक्षरशः समानता नहीं है। समानता का अर्थ अक्षरशः समानता नहीं है। यह बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। तो अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के दो डायमेंशंस है, एक तो है औपचारिक और दूसरा है तात्विक। औपचारिक को ही निर्विवाद भी कहते हैं क्योंकि इस संदर्भ में कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होता है। यह समानता कानून के क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्र में हम मानते हैं। कानून के समक्ष समानता हो या फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हो, इस संदर्भ में आज हम कोई भी प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन दूसरी जो तात्विक
या फिर विवादित सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, उसके बारे में हम बहुत ही चिंतित है। यही चिंता का विषय है, विवाद का विषय है, और वह है सामाजिक और आर्थिक समानता। सामाजिक और आर्थिक समानता सकारात्मक उदारवादियों तथा समाजवादियों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। इसका महत्व यह है कि इसने राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया है और बाजार व्यवस्था से उत्पन्न असंतुलन को सुधारने की या दूर करने की कोशिश की है। इसीलिए समानता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पिछड़े वर्गों के बारे में सोचता है और इसीलिए यह सामाजिक परिवर्तन की भी मांग करता है। इसके विपरीत स्वतंत्रता का सिद्धांत जो अगड़े वर्ग होते हैं समाज के, उनके बारे में सोचता है और इसीलिए वह यथास्थिति का समर्थक होता है। समानता के संदर्भ में एक बहुत बड़ा विवाद है विपरीत भेदभाव की नीति, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि पिछड़े वर्गों की तुलना में अगड़े वर्गों के अधिकार कम करके वह पिछड़े वर्गों को देना। पिछड़े वर्गों के अधिकार कम करेंगे और वही अगले ऊंची जातियों के या ऊंचे वर्गों के अधिकार कम करेंगे, उसके पास से कुछ लेंगे और वह हम समाज के निचले वर्गों को देंगे। इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि यह अधिकारों तथा संपत्तियों का तथा संसाधनों का पुनर्वितरण करने की बात यहाँ पे होती है। देखिए इसका मतलब क्या है और अधिक समझते हैं कि वंचित वर्गों या जातियों को विकसित या ऊंचे वर्गों या जातियों की पिछली पीढ़ियों ने सताया है, उनका शोषण किया है। इसके लिए विकसित वर्ग की वर्तमान पीढ़ी के कुछ अधिकार कम कर निचले वर्गों को देना, ताकि क्षतिपूर्ति हो जाए जो इतिहास में उन पर अन्याय हुए हैं, और इसी का परिणाम है कि वह वर्तमान में पिछड़े हैं। तो इसके लिए अगर उनका पिछड़ापन दूर करना है तो क्षतिपूर्ति तो ज़रूरी हो जाती है। यह क्षतिपूर्ति की बात करता है विपरीत भेदभाव का सिद्धांत। लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा करना तर्कसंगत है? अगर मेरे पिताजी ने कुछ गलती की है तो क्या उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए? यह एक तार्किक सवाल लगता है, एक तर्कसंगत सवाल उत्पन्न किया जाता है और विपरीत भेदभाव के सिद्धांत का विरोध किया जाता है। लेकिन इसका पक्ष तथा विपक्ष दोनों हैं, इसका समर्थन करने वाले हैं और उसी तरह इसका विरोध करने वाले भी हैं, और दोनों के अपने अपने तर्क है। इसका समर्थन करने वाले या पक्ष में बोलने वाले क्या कहते हैं, उनके तर्क क्या है? तो वह कहते हैं कि यह क्षतिपूर्ति न्याय के लिए आवश्यक है, कंपेंसेटरी जस्टिस के लिए, और यथार्थ समानता के लिए भी अत्यावश्यक है। अगर समाज का एक हिस्सा बहुत आगे चला जाए और दूसरा हिस्सा बहुत पीछे चला जाए, यह ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आपके शरीर का कोई अंग बहुत ज़्यादा विकसित हो जाए और एक अंग बहुत पीछे रह जाए। तो यह इसे हम न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था नहीं कह सकते हैं, यह अन्यायकारी समाज का लक्षण होगा। और इसीलिए यथार्थ समानता अगर हमें स्थापित करनी है सभी, तो हमें जो पिछड़े वर्ग है उनकी चिंता करनी ही होगी, और इसके लिए विपरीत भेदभाव का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा तर्क इनका यह है कि योग्यता के साथ साथ आवश्यकता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिनके पास योग्यता है, अगर उन्हें ही सब कुछ दिया जाए तो जिनको आवश्यकता है उनका क्या? यह बात हम आगे और अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद है स्वयं निर्णय का तत्व। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का सिद्धांत क्या कहता है कि हम खुद पर शासन करने का अधिकार हमें है, हमें खुद पर शासन करने का अधिकार है, और यह अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और इसी आधार पर हम नेशन स्टेट की बात भी आज करते हैं, सेल्फ रूल के आधार पर। हमारे यहाँ से हमने अंग्रेज़ों को खदेड़ निकाला। क्यों खदेड़ निकाला? क्योंकि वह बाहरी थे और हम बाहरी लोगों से शासित होना पसंद नहीं करते। वैसे ही अगर भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर पिछड़ी जातियों का अगर आज तक हज़ारों सालों तक ऊंची जातियों ने शोषण किया है, अगर स्वतंत्रता के बाद शासन करने का अधिकार इन्हीं ऊंची जातियों के हाथों में दिया जाए और निचली जातियों को केवल समानता के नाम पर आप गुणवत्ता हासिल कीजिए और फिर शासन में आ जाए, ऐसा कहा जाए, तो यह प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में निचली जातियों को सत्ता से दूर रखने की बात होगी और यह सेल्फ रूल के सिद्धांत के विपरीत भी होगी। और इसीलिए
सबसे महत्वपूर्ण दावा यही बन जाता है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, और उसमें शासन व्यवस्था के ऊंचे पदों और राजनीतिक पदों का भी समावेश होना चाहिए, ताकि निर्णय प्रक्रिया में निचली या पिछड़ी जातियों के लोग या फिर काले लोग शामिल हो सके, जिन्हें आज तक प्रतिनिधित्व का या फिर शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार नकारा गया है। और उसका विरोध करने वाले क्या तर्क देते हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करने वाले क्या तर्क देते हैं, यह भी हम देख लेते हैं अभी। वह कहते हैं कि यह नैतिकता के सिद्धांत के विरुद्ध है, पिछली पीढ़ियों की गलतियों के लिए वर्तमान की पीढ़ियों को दंडित करता है, और यह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या मेरे पिताजी ने की हुई गलती की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ हम जब सामान्य स्थिति में विचार करते हैं तब तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मंजूर भी हो सकता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि जाति व्यवस्था या फिर वर्ग व्यवस्था के अंदर अगर आप ऊंची जाति के हैं तो आपको कुछ सामाजिक लाभ भी मिलते हैं, आपको संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में भी लाभ मिलते हैं, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप ऊंची जातियों के हैं तो। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। आपको जो सामाजिक ओहदा मिलता है, आपके साथ जो भेदभाव नहीं हुए हैं आज तक, उसके कुछ लाभ आप ले रहे हैं, तो थोड़ी सी क्षतिपूर्ति करने में कोई हर्ज नहीं है। और यही सिद्धांत हमने भारत में स्वीकारा है, इसी आधार पर ठीक है आपके पिताजी ने, आपके पिछली पीढ़ियों ने जो लाभ कमाए हैं रिवर्स जाति व्यवस्था से, वह लाभ आप भी उठा रहे हैं, तो इसके बदले कुछ क्षतिपूर्ति के हकदार आप भी बनते हैं। वंचितों, दूसरा तर्क क्या है इनका कि वंचितों की व्यक्तिगत गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अगर मैं रिजर्वेशन ले रहा हूं और रिजर्वेशन लेकर मैं कोई परीक्षा पास करता हूं, यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो इनका मानना यह है कि यह वंचितों की गरिमा मेरी गरिमा के खिलाफ होगा। यह मुझे यह एहसास कराता रहेगा कि मुझ में गुणवत्ता नहीं थी और फिर भी मैं आईएएस बन गया, और मेरे आत्मसम्मान को यह ठेस पहुंचाएगा, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। और तीसरी बात यह है कि यह कहते हैं कि वंचित वर्गों में से भी यह अधिक संपन्न और धनवानों को ही अधिक लाभ पहुंचाता है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। उदाहरणार्थ एससी और एसटी के कुछ वर्ग तैयार हो गए हैं भारत में, जो आरक्षण का बार बार पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में लाभ उठा रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद नवरूढ़िवाद क्या कहते हैं, जो रूढ़िवाद को मानने वाले लोग होते हैं वह कहते हैं कि हमारे समाज में जो वर्तमान संस्थाएं हैं उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए और नई संस्थाओं की तरफ नहीं भागना चाहिए, नए सिद्धांतों की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यह पुराने सिद्धांत है वह आजमाई हुई रूढ़ियों पर ही हमें विश्वास रखना चाहिए। यह इन रूढ़ियों का परीक्षण हो चुका है और यह हमारी समाज व्यवस्था में खरी उतरी है और इसीलिए वो टिकी हुई है, उन्हें बदलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है, यह एक नया सिद्धांत है और इसकी जांच पड़ताल अभी बाकी है, तो इससे हमें बचना चाहिए। फिर प्रक्रिया या समानता की स्थापना का सिद्धांत रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन प्रक्रियात्मक न्याय का उल्लंघन भी करता है। देखिए, साध्य और साधन सूचिता के बारे में आपने सुना है। जो साध्य की बात करते हैं और जो साधन और साध्य दोनों की बात करते हैं, इस तरह के दो प्रकार के लोग हैं। प्रक्रियात्मक न्याय जो यह मांग करता है कि राज्य ने केवल प्रक्रियाओं का पालन करते रहना चाहिए, परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ तात्विक न्याय का सिद्धांत जो है, तात्विक न्याय का सिद्धांत वह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके लिए कोई भी साधन अपनाने की बात करता है। वह साधनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कोई भी साधन हो वह वांछनीय है अगर वह अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने में हमारी मदद करता है, तो हमें प्रक्रियाओं का तथा संस्थाओं का इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। मार्क्सवादी या समाजवादी तात्विक न्याय का समर्थन करते हैं, लेकिन रूढ़िवादी या फिर नव उदारवादी
प्रक्रियाओं का प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हैं, लेकिन हमें इनके बीच में का रास्ता ढूंढना चाहिए। और यह रास्ता हमने ढूंढ निकाला है लास्की के विचारों में, यह रास्ता हमने ढूंढ निकाला है जॉन रॉल्स के विचारों में, भारत के संविधान में भी यही रास्ता चुना गया है। और यह रास्ता कौन सा है? तो यह वह रास्ता है समानता और स्वतंत्रता के बीच के संबंध क्या है और वह कैसे मैनेज किए जाए। दोनों के बीच का संबंध देखिए द्वंद्वात्मक है और उनमें संतुलन स्थापित करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समानता स्वतंत्रता को सामाजिक रूप प्रदान करती है। स्वतंत्रता व्यक्ति के संदर्भ में विचार करती है और समानता समाज के संदर्भ में विचार करती है, और इसीलिए समानता स्वतंत्रता को सामाजिक रूप प्रदान करती है। समानता यह मांग करती है कि स्वतंत्रता सभी को समान रूप से प्राप्त हो, और अगर स्वतंत्रता और समानता में समन्वय की स्थापना की जाए तो उसका सिंथेसिस होगा, उसका संवाद होगा न्याय। अगर हम स्वतंत्रता को वाद कहें हीगल या मार्क्स की भाषा में, और समानता को उसका प्रतिवाद कहें तो सिंथेसिस उसका न्याय होगा। समानता और न्याय के बीच का संबंध आपके ध्यान में तो आया ही होगा कि देखिए, समानता का हम स्वीकार करें या स्वतंत्रता का स्वीकार करें, यह एक सनातन सवाल है हमारे सामने। अगर हम केवल समानता का समर्थन करेंगे तो भी हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं करेंगे। अगर हम स्वेच्छातंत्रवादी या लिबर्टेरियन निज़म की तरह केवल स्वतंत्रता की बात करें तो भी वह पूर्णतः न्याय नहीं होगा। लेकिन जॉन रॉल्स ने जैसे कहा है कि स्वतंत्रता और समानता न्याय के दो बुनियादी सिद्धांत है, अगर हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे तभी हम समाज में न्याय की स्थापना कर सकेंगे। देखते हैं कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कौन सा सवाल पूछा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुख्य परीक्षा में तो आपको हर जगह समानता की अवधारणा का इस्तेमाल करना है, आज आपने जो पढ़ा उसका इस्तेमाल हर जगह करना है। लेकिन प्रीलिम्स में भी यूपीएससी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछती है और उसमें समानता के संदर्भ में भी सवाल पूछती है। 2017 में यूपीएससी ने कौन सा सवाल पूछा था? यूपीएससी ने पूछा था कि समाज में समानता के होने का निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है और विचारधारा का अभाव है। देखिए, इसका उत्तर आपके तो सामने है कि इसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, और यह हमने कहाँ पढ़ा था? यह हमने पढ़ा था लास्की के विचारों में। लास्की ने क्या कहा था कि समानता के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। अगर किसी समाज में समानता स्थापित करनी है तो पहले आवश्यकता उसने बताई थी कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होनी चाहिए, मतलब विशेषाधिकारों का ही अभाव होना चाहिए। सबके लिए उन्नति के समान अवसर होने चाहिए और सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सबसे पहले पूर्ति होनी चाहिए। यह हमने सब डिटेल में समझ लिया है। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाया हूँ और आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। अपना ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, काम की लगती है, तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।